मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के विशाल मैदान की रचना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत का विशाल मैदान पश्चिम में राजस्थान से लेकर के पूर्व में आसाम तक फैला हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बीच एक संक्रमण मंडल के रूप में है, ट्रांजिशन जोन के रूप में है। यानी द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज ए ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया इन द साउथ। रचना का अर्थ यहाँ पर है, या मेरा तात्पर्य रचना से है, फॉर्मेशन से, लिथोलॉजिकल कंपोजिशन, शैलिकीय बनावट। और इस दृष्टिकोण से हम इस विशाल मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 भाबर प्रदेश, नंबर 2 तराई प्रदेश या मैदान, नंबर 3 बांगर प्लेन और नंबर 4 खादर प्लेन। तो ये जो भाबर प्रदेश है वह हिमालय के बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय या शिवालिक श्रेणियों के पदस्थली के पास वाला हिस्सा होता है। हिमालय से आने वाली नदियां जब पदस्थली पर पहुंचती हैं तो वहां पर अचानक ढाल में कमी हो जाती है, स्लोप ग्रेडियंट डिक्रीजेस, और नतीजा क्या होता है कि इसे हम जो है जियोमॉर्फोलॉजी में ब्रेक इन स्लोप कहते हैं, ढाल भंग कहते हैं, यानी ढाल में ब्रेक हो गया है। और जो नदियां का प्रवाह वेग भी कम हो जाता है ढाल कम होने के कारण, तो उनके साथ जो बड़े बड़े बोल्डर्स, कोबुल्स, पेबुल्स, ग्रेवल्स इत्यादि आ रहे थे, वो सभी पदार्थ इस पदस्थली के बाद एक संकरी पट्टी में जमा हो जाते हैं। और इस पथरीले हिस्से को, पथरीले का मतलब है कि बोल्डर, पेबुल्स, पेबुल्ड ट्रैक्ट को यानी ये पेबुल यानी गोलाश्म युक्त पट्टी को हम भाबर पट्टी कहते हैं, जिसमें नदियों का जो जल है अदृश्य हो जाता है, यानी नीचे चला जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और इसका नामकरण भाबर प्रदेश हुआ क्योंकि यहां पर ऊंची और लंबी लंबी घासें होती हैं जिनका स्थानीय नाम है भाबर। उसी के आधार पर इसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। और इन घासों का उपयोग क्या होता है? रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में इनका उपयोग होता है। जब और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो जहां पर ये बोल्डर वाली सीमा समाप्त होती है तो नदियां अपने साथ बारीक पदार्थों को जमा करती हैं अलूवियल फैन्स के रूप में, जलोढ़ पंखों के रूप में। और यहां पर जो सतह है, भूतल के जो सतह ग्राउंड सरफेस है, वो समतल हो जाती है, चौरस हो जाती है, फ्लैट। द ग्राउंड सरफेस बिकम फ्लैट एंड प्लेन। नतीजा क्या होता है कि नदियों का जल इस पे फैल जाता है। जैसे देखिए, आपका जो घर का जो फर्श होती है उसमें पानी गिरता है तो फैल जाता है ना, लेकिन वो बह के आगे तो नहीं बढ़ता है। तो यहां भी इसमें नदियों का जल फैल जाता है, वो आगे उसका में बहाव नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि इस तरह के अपवाह को, ड्रेनेज को कहते हैं डिफेक्टिव ड्रेनेज, यानी इनकम्प्लीट ड्रेनेज, अपूर्ण अपवाह कहते हैं। और ये जल ज्यादातर रिस करके नीचे चला जाता है। परिणाम ये होता है कि जमीन में नमी ज्यादा हो जाती है। द ग्राउंड बिकम्स डैम्प एंड वेट। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? तराई। तराई माने क्या होता है? हिंदी में क्या कहेंगे? वो तर, अंग्रेजी में कहेंगे वेट या डैम्प।
तो ये तराई रीजन यानी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जानते हैं ये जो भूजल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, वो बहुत ऊपर होता है, बहुत कम गहराई तक ही बोरिंग करने के पंपिंग सेट में या हैंड पाइप में पानी मिल जाता है। तो इस तराई क्षेत्र जो पहले था वो साल और पाइन के घने वनों से आच्छादित था, लेकिन वर्तमान समय में क्या किया गया है कि इसमें अधिकांश वनों को साफ कर दिया गया है और उस पर अब कृषि की जा रही है, जिसमें गन्ने की खेती प्रमुख है, धान की खेती प्रमुख है, मक्का है, गेहूं है और तिलहन, ऑयल सीड्स, इनकी खेती की जाती है। खास करके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में और बिहार के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कृषि की जाती है। अब जो है नदियों के बीच का जो भाग होता है, दो नदियों के बीच का भाग और नदियों के जो किनारे वाले भाग होते हैं दोनों तरफ, जहां पर बाढ़ के समय नदी का जल दोनों छोरों पर, दोनों किनारों को पार करके फैल जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान। और देखिए पहले एक टर्म और जानिए कि नदी का जल जब उसमें बाढ़ आती है तो किनारों को पार करके बाएं किनारे और दाहिने किनारे दोनों तरफ फैलता है, और जो इसके पहुंचने की अंतिम सीमा होती है, यानी जिस अंतिम सीमा तक ये जल पहुंचता है उसको ब्लफ कहते हैं, BLUF, ब्लफ। तो नदी के किनारे दोनों तरफ ब्लफ होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं। ब्लफ माने ऊंचा भाग, यानी उसको पार करके पुनः जो है जल आगे और नहीं फैल पाता है। तो ये बाढ़ मैदान है जिसमें नदियां प्रतिवर्ष अपने साथ लाई हुई नई मिट्टी का जमाव करती रहती। फ्रेश सॉइल इज डिपॉजिटेड, जिसको क्या कहते हैं, अलूवियम या जलोढ़, तो जिसमें क्ले होती है, सिल्ट होती है, ग्रेवल्स होता है, ये कुल मिला जुला जो भाग होता है उसको जलोढ़ या कांप या अलूवियम कहते हैं। और चूंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इनके एरिया में, इस बाढ़ मैदान में पहुंच जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। यानी सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड सॉइल इज इनरिच्ड एवरी ईयर, उसमें पोषक तत्वों का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता रहता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होते हैं। इनको कहते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश माने मोटी भाषा में नदी का बाढ़ क्षेत्र। और ब्लफ के बाद जो ऊंचा वाला भाग होता है, जहां पर नदी का जल अधिकतम बाढ़ के समय भी नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। तो बांगर इज द हायर लैंड वेयर द रिवर वाटर डज नॉट रीच। और इस बांगर को हम मैदान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में इसे बैरिंड फील्ड कहते हैं, BARIND, बैरिंड क्षेत्र कहते हैं। और इसको इंग्लिश में वैरेंद्र क्षेत्र कहते हैं, और लोकल बंगाली भाषा में इसे कहते हैं बोरेंद्रो भूमि। और ये जो है वो लोकल नाम है। और इस एक्चुअली जो बैरिंड फील्ड है, बांगर वाला हिस्सा, वह बंगाल बेसिन में केंद्रित है, जिसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में चला गया है, केवल 1/3 भाग भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में। ये डेल्टा प्रदेश जो है उसके ऊपरी भाग में, जैसे उत्तरी मिदनापुर है, दिनाजपुर है, मालदा है, इत्यादि जगहों पर ये बोरेंद्रो भूमि पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा और जमुना नदी का जो दोआबा क्षेत्र है,
यानी जहां दो नदियां मिलती हैं तो संगम से ऊपर वाले दो नदियों के बीच वाले भाग को दोआब कहते हैं, दोआबा क्षेत्र कहते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, एक लोअर दोआब और एक होता है अपर दोआब। तो लोअर दोआब में तो क्या होता है, खादर होता है, और जिसको कछार भी कहते हैं। नदियों के किनारे वाले लोग जो हैं वो इसको भली भांति जानते हैं कि कछार किसे कहते हैं, खादर कहते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला भाग होता है यानी अपर दोआब जो क्षेत्र होता है उसको, यानी गंगा जमुना के अपर दोआब क्षेत्र में इसको भूर कहते हैं या भूड़ कहते हैं, BHUR। और इसकी रचना जो होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, कंपोजिशन होता है, वह साल्टी और अल्कलाइन तत्वों से होती है, यानी नमकीन और क्षारी पदार्थों से होती है, जिसे रेह कहते हैं, REH, या कलार कहते हैं इसको। और इसी से ऊसर लैंड बन जाता है, ऊसर भूमि, बैरन लैंड, और जो उपजाऊ बहुत कम होता है। हाँ, जब इसकी गहरी सिंचाई की जाती है तब इसमें फसलों का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में गहरी सिंचाई के कारण ही, ज्यादा सिंचाई के कारण ही ये रेह क्षेत्र का विस्तार वो हो गया है। तो इस तरह से विशाल मैदान के ये 4 भाग हैं, भाबर, फिर तराई, फिर बांगर और खादर। अब हम अगले अपने लेक्चर में विशाल मैदान की उत्पत्ति पर हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार किस तरह से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। बस आज इतना ही। रात के करीब इस समय रिकॉर्ड करते समय 10:45 हो गए, 11:15 बज रहा है रात के जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इसको अभी जो है अपलोड करूंगा मैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। ये शायद वीडियो आपको कल सवेरे मिले, लेकिन मैं अपलोड अभी करूंगा जी। नमस्कार।